एवोल्यूशन के इस चैप्टर में अगला टॉपिक आता है अडेप्टिव रेडिएशन। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हल्का सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और पहुंचना पड़ेगा होमोलॉजी वाले टॉपिक पर। ये होमोलॉजी टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? होमोलोगस ऑर्गन, वो भी कहाँ पर? एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन वाले लेक्चर में। तो होमोलॉजी अगर हम समझ जाते हैं तो अडेप्टिव रेडिएशन ऑटोमेटिकली हमारे क्लियर हो जाएगा। तो होमोलॉजी क्या शो करती थी? होमोलॉजी कॉमन एंसेस्ट्री को शो करती थी कि जो आज के टाइम पर कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स हम देखते हैं तो उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो कॉमन थे, लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग कंडीशंस में रहने के कारण वो अलग अलग कंडीशन को ढलने के कारण अडेप्ट किया अपने आप को और धीरे धीरे उनके अंदर मॉडिफिकेशन आते रहे। ये मॉडिफिकेशन कई जनरेशन टू जनरेशन चलते रहे और कई हजारों लाखों साल बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल अपने एंसेस्टर से इतना अलग हो गया कि बिल्कुल उसको नया स्पीसीज हम कहने लगे। तो इस तरीके से क्या है कि होमोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ा। कि हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म में यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म चले, एक ही इन्वायरमेंट में रहते थे और कॉमन थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो है एक अलग हिस्से में चले गए, कुछ अलग में। तो अलग अलग एरिया में जाने के कारण वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन हो सकता है या कंपटीशन हो सकता है इन्वायरमेंट के साथ में या किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ में, तो उससे उनकी बॉडी में आए अडेप्टेशन, चेंजेस आए और हजारों लाखों साल बाद सेम चीज़ चलती रही, जनरेशन टू जनरेशन वो इतना अलग हो गए कि अपने एंसेस्टर से बिल्कुल ही अलग हो गए। ठीक है ना? तो नई स्पीसीज, हम इनको कहा कि नई स्पीसीज बन गई। तो यहाँ से कॉमन एंसेस्टर सेम थे, लेकिन क्या हो गया? देखो, रेडिएटिंग, यानी कि अलग अलग एरिया में वो गए। तो क्या हुआ? एक अगर मैं सीधी लाइन की बात करूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया? सीधी लाइन क्या होगी? ऐसे डाइवर्ज कर गई। तो यानी कि होमोलॉजी क्या शो करती थी? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करती थी। ठीक है ना? कि कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग टाइप के बन गए। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ही एक तरह से क्या है? हमारा अडेप्टिव रेडिएशन है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है, ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके एग्जाम्पल अभी लेंगे, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का। तो क्या लिखती है एनसीईआरटी कि द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, के अलग अलग स्पीसीज का बनना, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, जो भी स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक ही टाइप के मेंबर थे, स्पीसीज थी, और क्या हुआ? लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज। मतलब क्या है ये? यानी कि फैल रहा है। फैलने का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अलग अलग एरिया में गए तो वहाँ की हैबिटेट, वहाँ के इन्वायरमेंट के कारण उनमें चेंजेस आए और कुछ नई स्पीसीज वो बन गई जो अपने एंसेस्टर से बिल्कुल अलग थी। लेकिन फिर भी अगर हम इंटरनली लेके जाते हैं तो उनके स्ट्रक्चर क्या हुए? कॉमन ही दिखाई देते हैं। ये होमोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था? सिमिलैरिटी। क्योंकि जैसे हॉर्स है, हॉर्स के 4 लिम्ब, तो उनके में अंदर जो बोन का अरेंजमेंट है और हमारे अंदर जो बोन का अरेंजमेंट है ह्यूमन के अंदर, हाथ की, ठीक है, हमारे हाथ की और उनका 4 लिम्ब, अगले जो पैर है, तो लगभग सेम है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हमारे और हॉर्स के जो एंसेस्टर शायद एक रहे होंगे और अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग कंडीशन में रहने के कारण हम जो हैं बिल्कुल अलग आज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। तो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है? एनसीईआरटी में ये चीज़ें लिखी गई है कि एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होकर और ज्योग्राफी अलग अलग स्पीसीज बना देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव मतलब क्या? अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या करना? अनुकूलित बना लेना। और रेडिएशन मतलब क्या होता है? फैलना। तो आप देखते हैं क्या है? मेन पॉइंट से क्या हुआ? अलग अलग एरिया में फैल जाना। ठीक है ना? फैल जाने का मतलब क्या है कि मेन कॉमन एंसेस्टर था और आज के समय पर अलग अलग स्पीसीज उससे बनी है। और इनमें कॉमन चीज़ हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनका स्ट्रक्चर हमें कॉमन मिलेगा, जो हम ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में पढ़ेंगे अभी कि सेम क्या है? मार्सुपियल पे एक पाउच होता है जिसमें बच्चे को पालते, सब में कॉमन आएगा, तो वो खैर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हमने अभी समझा, एक तो ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन हुई और सेम जिस तरह से हमने समझा
और भी सिंपल शब्दों में एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन और क्या हो सकती है, ये देखिए यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन आपको एडेप्टिव रेडिएशन की, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और ये सिंपल शब्दों में जो हमने समझाया वो वाली डेफिनेशन है। तो एडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं? एक तो दिया गया है, एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल ये है डार्विन फिंचेस का। डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल दिया। फिंचेस मतलब बर्ड्स, चिड़िया, ठीक है, इनका एग्जाम्पल दिया गया। ये चिड़िया कहाँ पर, इन्होंने बात किया कि कहाँ पर थी, एट गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड, ठीक, जो कि काफ़ी फेमस है डार्विन की वजह से, पहले भी नाम आया था। तो गैलापागोस आइलैंड के अंदर इन्होंने क्या देखा, बर्ड की यानी कि फिंचेस की बहुत सारी वैरायटीज़ देखी इन्होंने, अलग अलग वैरायटीज़ देखी, जिनकी चोंच में, जिनके फैदर में, जिनकी पूंछ, टेल, मतलब जो भी पीछे का जो पंख टाइप होते हैं चिड़िया में, वो उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। स्पेशली डिफरेंस था चोंच, बीक के अंदर, उनकी जो चोंच है उनके अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो शीड ईटिंग फिंचेस ये थी, ये देखी। इन्होंने कहा कि ये ओरिजिनल, ठीक है, यानी कि जो मेन है, जो मेन सही जो एंसेस्टर माना कि स्टार्टिंग में उस एरिया, उस आइलैंड, मतलब जैसे मान लीजिए ये आइलैंड है, यहाँ पर जो ओरिजिनल जो एंसेस्टर रही होगी सबसे पहले, वो चिड़िया, वो फिंचेस ऐसी थी जो शीड खाती थी, बीज खाती थी, जो, ठीक है ना, हर्बीवोर्स थी, बीज खाती थी। कैसी थी भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर थी, शीड खाती थी। अब जैसे जैसे शीड खाती रही, शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब शुरुआत में आई, इस लैंड पे आई होंगी, आइलैंड पर, इस जगह पर, तो ठीक ठाक खाना पीना बहुत था, तो इन्होंने शीड वगैरह खाना शुरू किया, इनकी पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन साइज जब बढ़ता चला गया तो शीड की यानी कि फूड की कमी आई, आपस में हुआ कंपटीशन। अब 2 चीज़ें थी, जो अपने स्ट्रॉन्ग थी, फिट थी, ठीक है, वो रहेंगी, बाकी जो कमज़ोर थी वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। या फिर एक दूसरा है तरीका है, या तो मरो या फिर परिस्थिति के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो। ठीक है, शीड यार ख़त्म हो रहे हैं तो कुछ और खाना शुरू कर लो। तो कुछ उनमें से फिंचेस अपने आप को, उन्होंने अपना ईटिंग हैबिटेट बदल लिया, यानी कि शीड के अलावा वो कीड़े मकोड़े खाने लगे, ठीक है ना, कीड़े वगैरह खाने लगे, इंसेक्टिवोरस हो गए। तो ओरिजिनल कौन सी थी, शीड हिट ईटिंग, तो क्या बन गई, कुछ क्या बन गई, सम बिकम इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस यानी कि कीड़े वगैरह खाने वाली बन गई। यहाँ पर मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूँ इनको, ये कीड़े खाने वाली बन गई। अब इन्होंने कीड़े खाने वाली इंसेक्टिवोरस का क्या देखा कि भाई जो नॉर्मल थी उनकी जो चोंच थी वो कैसी थी, थोड़ी सी मोटी थी, थिक चोंच थी, जो क्या खाती थी, शीड, और जो शीड खाती थी वैसी। और बाकी जो अगर देखते हैं तो जो इंसेक्ट थी वो थोड़ी लंबी, नुकीली, ठीक है, इस तरह की चोंच थी। तो ये तो 2 की बात करी, इस तरह की बहुत अलग अलग टाइप की जो बीक थी, चोंच जो थी, बीक, उनमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला। और इनको फिर इन्होंने अपनी स्टडी से, यानी कि डार्विन ने अपनी स्टडी से पता लगाया कि एक्चुअल में मतलब एंसेस्टर वाली जो ओरिजिनल थी वो तो ऐसी थी, जो ओरिजिनल शीड ईटिंग वाली जो फिंचेस थी वो ऐसी थी। बाद में फूड की कमी होने से, नेचुरल सिलेक्शन, कंपटीशन होने से अलग अलग टाइप की वहाँ पर उस ही एरिया के अंदर, तो कहीं बाहर से नहीं आई हैं, उस ही एरिया के अंदर डेवलप हुई हैं, उस ही गिवन इन ए जोग्राफिकल एरिया, उसी एरिया से डेवलप हुई है। यानी कि मेन एक थी और उसी से अलग अलग टाइप की
अलग अलग टाइप की क्या बनी है, फिंचेस बनी। तो क्या लिखा, इसलिए तो एनसीईआरटी लिखती है इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग ए फ्रॉम ए पॉइंट। फ्रॉम ए पॉइंट का मतलब एक कॉमन एंसेस्टर और रेडिएटिंग टू अदर एरियाज, यानी कि उसमें आ गया। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल फोकस कर रहा है फिंचेस वाला, वो खाने पीने के कारण कर रहा है कि खाने की वजह से हुआ है। में जो मैंने कहा कि कुछ क्या हो गई, इंसेक्टिवोरस क्यों ही, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फूड कौन सा, यानी कि सीड की स्कैरसिटी। और आखिरी में हम देखते हैं तो वहीं से क्या बन गई हमारी दो टाइप की, मतलब दो के बारे में बता रहा है जैसे भी कि दो टाइप की हमारी क्या बन गई, फिंचेस बन गई। जैसे एक तो हो गई सीड ईटिंग वाली और दूसरी क्या हो गई, इंसेक्टिवोरस हो गई। तो दो टाइप की हमें क्या मिल गई, ये फिंचेस मिल गई। इसी तरीके से बाकी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की फिंचेस वहाँ पर बनी। तो एक तो एग्जाम्पल ये था डार्विन फिंचेस का। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल जो आता है, जो इसको और अच्छे से इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करके दिखाता है, वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करेंगे, क्या है वो, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अब ये ऑस्ट्रेलिया से तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट है जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, जो चारों तरफ से ओशियन समुद्र से घिरा हुआ है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, चारों तरफ क्या है इसके, लैंड से कट है बिल्कुल, दूसरे देश या दूसरे कंटिनेंट से बिल्कुल कट है बिल्कुल, क्या है, चारों तरफ पानी है ऑस्ट्रेलिया के। तो मार्सुपियल वहाँ पर पाए जाए। मार्सुपियल एक प्रकार के क्या है, एनिमल है। मार्सुपियल क्यों कहा गया, जैसे कंगारू आपने सुना होगा, कंगारू मार्सुपियल के अंदर ही आता है। एक्चुअल में क्या होता है, वे एनिमल जिनके अंदर अपने बच्चे को डेवलप करने के लिए, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए अलग से क्या होता है, एक पाउच पाया जाता है बाहर की तरफ, उस पाउच को मार्सुपियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, एक पाउच पाया जाता है, उस पाउच को मार्सुपियम कहते हैं, मार्सुपियम कहते हैं। इसमें ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये अंडर डेवलप यानी कि पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ बच्चा ये पैदा करते हैं और उस बच्चे को उठा के ये अपने पाउच में रखते हैं। उस पाउच के अंदर की तरफ ही टीट्स यानी कि निप्पल्स होते हैं उन एनिमल्स के, यानी कि बोल सकते हैं कि मिल्क फीडिंग के लिए क्या है, वहाँ पे निप्पल है, ब्रेस्ट है उनका। तो वहाँ से बच्चा क्या करता है, फिर उसको फीडिंग कराते हैं और जब बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है तब उसको बाहर निकाला जाता है। तो अंडर डेवलप बच्चा इस मार्सुपियम, इस पाउच के अंदर क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है ना, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ये उसका पेट है, तो यहाँ पर क्या है, ये पाउच की तरह होता है, इसमें बच्चा डेवलप होता है और यहीं पर क्या होते हैं, टीट्स, यही निप्पल होते हैं। निप्पल से क्या करता है, बच्चा फीड करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। जब पूरा डेवलप हो जाता है तो ये बाहर इस एज ए इंडिविजुअल वो भाई ठीक है अलग हो जाता है। लेकिन ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन में प्लेसेंटा है, पूरा डेवलप होता है, 9 मंथ्स पूरा डेवलप होगा, उसके बाद जाके वो पैदा होता है, बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर अलग है, तो उस पाउच को मार्सुपियम कहते हैं। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर मार्सुपियम पाउच पाया जाता है उनको मार्सुपियल कहते हैं। तो आपको कंगारू ही सुना है मेनली, तो भी कंगारू होता है ऐसे, ठीक है, और भी बहुत सारे मार्सुपियम होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि भाई एक टाइप के क्या थे, मान लीजिए स्टार्टिंग में मार्सुपियल एनिमल्स थे जो अपने बच्चों को क्या करते थे, उस पाउच के अंदर पालते थे, मतलब कि उसको डेवलप करते थे। तो वहीं से क्या हुआ, देखो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है और अगर देखा जाए तो किनारों की तरफ उसके ठीक ठाक है, मतलब कि वेजिटेशन है, पेड़ पौधे अच्छे हैं। अंदर की तरफ से थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा मतलब कि सूखा है, एरिड टाइप है। तो ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि उसके अलग अलग एरिया में मौसम, क्लाइमेट अलग अलग है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से जब स्टार्टिंग में कुछ एनिमल्स थे, यहाँ पर मार्सुपियम की बात कर रहे हैं, मतलब मार्सुपियल्स की बात कर रहे हैं, जिनमें पाउच था एनिमल, जैसे लाइक कंगारू जैसा। तो वो यहाँ से जैसे कुछ इस एरिया में निकले, कुछ इस एरिया में, कुछ इस एरिया में,
और वहाँ के एरिया में वो जब रहे तो उस एरिया के जो क्लाइमेट था वो था बिल्कुल अपने उस क्लाइमेट से जहाँ से आए हैं वहाँ से अलग। तो उस क्लाइमेट में अपने आप को ढालने के लिए, ठीक है, उनके अंदर आई चेंजेस, क्योंकि अडेप्ट किया उन्होंने परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को, तो चेंजेस, बदलाव तो लाना पड़ेगा, नहीं लाएंगे तो मर जाएंगे। अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाए, ये चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन हजारों लाखों साल तक जैसे चले तो एक नई स्पीसीज बन के आई जो ओरिजिनल से बिल्कुल अलग थी। तो इसलिए कहा कि क्या कहा, इसलिए दोबारा से आप देखते हो तो क्या लिखा, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये देखिए डिफरेंट स्पीसीज बन गई इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया। ये रहा जोग्राफिकल एरिया, कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया, यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर, यानी कि हम कह सकते हैं एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, और लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी, यानी कि उस ही जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग हैबिटेट, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर इसको हैबिटेट भी कहा है। तो यानी कि एक ही एरिया में, उसी एरिया में अलग अलग हैबिटेट, अलग अलग कंडीशन में जाने के बाद क्या हुआ, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ। लेकिन जब इन मान लीजिए बहुत सारे ये बन गए, लेकिन जब इन ऑर्गेनिज्म में देखा तो सेम कॉमन स्ट्रक्चर पाया गया। भाई मान लीजिए कोई तस्मेनियन वुल्फ बन गया, है ना, कोई वॉम्बैट बन गया, कोई मार्सुपियल मोल बन गया, है ना, तो सारे के सारे एनिमल बहुत अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन एक कॉमन स्ट्रक्चर पाया गया, क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है, फंक्शन आप भले ही कैसे परफॉर्म करो अलग अलग, लेकिन स्ट्रक्चर ओरिजिन एक ही होगा, तो स्ट्रक्चर सेम मिलेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर जो मार्सुपियम पाउच है ना, ये पाउच सबके अंदर मिला, यानी कि सब अपने बच्चे को अंडर डेवलप कंडीशन में पैदा करते हैं फिर उस पाउच में रखते हैं। तो ये इससे क्या पता लगा कि एक ही एंसेस्टर से वो डेवलप हुए थे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, तो देखिए क्वेश्चन के लिए एक तो आप पूरा का पूरा ये देखें कि मेन मार्सुपियम थे जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है, ये जैसे एनसीईआरटी में सेम। तो यहाँ से क्या 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 बने, तो इस एग्जाम्पल में क्या कहा है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ये अलग अलग एरिया में कंडीशन में अडेप्ट होने के कारण जैसे कुछ बन गए, जैसे शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोयला, बैंडिकूट, वॉम्बैट, कंगारू, मार्सुपियल रेड, बेंडेड एंटीटर, टाइगर कैट और तस्मेनियन वुल्फ, भेड़िया, ठीक है, ये बने। तो एक ही जगह से क्या हुए, स्टार्ट हुए, या एक ही एंसेस्टर से स्टार्ट हुए और रेडिएट किए। रेडिएट मतलब फैलना, इसलिए हमने क्या कहा था, होमोलोगस ऑर्गन क्या शो करते थे, होमोलॉजी क्या शो करती थी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्ज, फैल जाना। तो ऐसे ही डाइवर्ज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, एक तरह से अडेप्टिव रेडिएशन है। तो ये आपको, ये तो नहीं नॉर्मल। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्योंकि एक चीज़ आती है कि अगर एक ही एरिया, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर एक तो हमने देखा कि अडेप्टिव रेडिएशन हुआ मार्सुपियल एनिमल्स का, अब ऐसे ही उसी एरिया में किसी दूसरे एनिमल का क्या होने लगे, अडेप्टिव रेडिएशन, सेम प्रोसेस किसी दूसरे एनिमल के साथ देखने लगे। तो यानी कि पैरेलल चल रहा है, इधर एक तरफ मार्सुपियम का चल रहा है, मार्सुपियल्स का, एक तरफ मान लीजिए प्लेसेंटल मैमल्स का चल रहा है। तो दोनों एक ही एरिया में दो तरह के एनिमल्स का अडेप्टिव रेडिएशन चलता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको पैरेलल एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल एवोल्यूशन को देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी देखेंगे। तो जब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग है, सबसे आइसोलेटेड एरिया है, बिल्कुल पानी से घिरा हुआ है पूरा, अगर वहाँ पर एक ही समय पर, एक ही टाइम पर अलग अलग एनिमल्स का अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिल रहा है अलग अलग में, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, मीन्स पैरेलल एवोल्यूशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए एनसीईआरटी में सीधी सीधी ये लाइन लिखी हुई है, जिसको आप इसको ध्यान से देख सकते हैं एक एक चीज़। तो देखिए क्या दिखा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो लिखे हुए हैं प्लेसेंटल मैमल्स,
यानी कि देखो ये लिखा प्लेसेंटल मैमल, एक मार्सुपियल मैमल्स। एक्चुअल में क्या है कि जब हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 3 टाइप के मैमल्स दिखाई देते हैं। एक होता है एग लेइंग मैमल्स, यानी कि प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स, जैसे मैमल जो अंडे देते हैं, फिर बच्चा निकलेगा और उसके बाद उसको फीड कराते हैं, वो मतलब मिल्क पिलाते हैं बच्चे को, जैसे स्पाइनिया एंटीटर है ना, एकिडना, प्लेटिपस, वो ठीक है, जो 11th में भी आपने एग्जाम्पल देखा होगा उसका। दूसरे प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, यानी कि ये सबसे एडवांस वाले हैं आज के, जैसे हम देखते हैं हम गाय भैंस जो भी है। तो क्या रहता है कि प्लेसेंटा के द्वारा बच्चा डेवलप होता है पूरा, और पूरा मैच्योर होकर बाहर आता है मदर के वॉम्ब से। एक होते हैं मार्सुपियल, यानी कि ये प्रिमिटिव टाइप के जो एग लेइंग मैमल्स और आज के जो एडवांस, उन दोनों के बीच वाले हैं, जो क्या करते हैं, अंडर डेवलप्ड बच्चे को जन्म देते हैं और अपने मार्सुपियम में जो पाउच है उसके अंदर रखते हैं, डेवलप हो जाता है तब बाहर निकालते हैं, इसलिए मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं पाउच की वजह से। तो ये एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं किसके, प्लेसेंटल मैमल्स के, और ये लिखे हुए हैं मार्सुपियल मैमल्स के। तो इन्होंने कहा कि एक ही एरिया, मान लीजिए ये एक ही एरिया में क्या चल रहा है, एवोल्यूशन चला। एक तरफ तो हमारे क्या हुए, एक तरफ तो हमारा ये चल रहा है अडेप्टिव रेडिएशन। देखो आपस में, इनका आपस में रिलेशन क्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो आपस में ये दिखा रहे हैं अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन दिखा रहे हैं ये आपस में, ठीक है, ये आपस में अडेप्टिव रेडिएशन दिखा रहे हैं, अडेप्टिव रेडिएशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, डायग्राम दे दे आपको कि स्पॉटेड कस्कस का, मार्सुपियल माउस का, और बोले कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे, तो क्या अडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं और एंसेस्टर एक ही कॉमन से आए, तो इसका सबूत क्या है, मार्सुपियल पाउच, ठीक है ना, मार्सुपियम बोलते हैं जिसको। लेकिन अगर वो पूछ ले कि भाई एक ही एरिया में हो रहा था, तो एक तरफ ये और एक तरफ ये, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इनके लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, या फिर हम इसको पैरेलल एवोल्यूशन भी बोलते हैं, पैरेलल एवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज हो गया, यानी कि हमने कहा कि एक तरफ से मान लीजिए गर्म एरिया से, कोई मतलब क्लाइमेट है मान लीजिए थोड़ा गर्म है, वहाँ से ठंडे एरिया में एक तो आया, मान लीजिए मार्सुपियल माउ, मतलब कि इसके एंसेस्टर आए थे, और एक जो है गर्म एरिया से ठंडे एरिया में नॉर्मल प्लेसेंटल माउस का पूर्वज आया था, एंसेस्टर। एक ही एरिया में रहने के कारण दोनों में क्या हो गया भाई, है तो बिल्कुल उनके जो आपस में जो स्ट्रक्चर होंगे बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों के एंसेस्टर पूर्वज अलग है, लेकिन एक कॉमन एरिया में रहने के कारण क्या हुआ, उनके अंदर सेम तरह के कैरेक्टर डेवलप हुए, क्योंकि सेम इन्वायरमेंट में रह रहे थे, तो वहाँ पे रहने के कारण क्या हुआ, अडेप्टेशन सेम तरह का था। तो इसलिए आपस में क्या शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि क्या है कि स्ट्रक्चर तो अलग है लेकिन सिमिलैरिटी है, जैसे मोल मार्सुपियल मोल, एंटीटर नम्बेट यानी कि एंटीटर ये मार्सुपियम वाला, माउस मार्सुपियल माउस, वुल्फ तस्मेनियन वुल्फ, बॉबकैट तस्मेनियन टाइगर कैट। तो ये सब क्या है, आपस में शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। तो एक बार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डायग्राम बना हुआ आ गया था, वहाँ पे क्या आया था डायग्राम, वुल्फ और तस्मेनियन वुल्फ का आ गया था, ठीक है। तो उसमें 3 नंबर का था वो क्वेश्चन, तो उसमें अलग अलग करके 3 पार्ट दिए हुए थे। एक पार्ट में पूछा था दोनों के बीच में क्या आप टर्म, किस टर्म का इस्तेमाल करोगे, तो क्या टर्म इस्तेमाल करोगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि ये क्या है, ये प्लेसेंटल मैमल है, और ये क्या है, ये पाउच्ड यानी कि मार्सुपियल मैमल है, लेकिन सेम तरह के इन्वायरमेंट में रहने के कारण क्या हो गया, दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जैसे, यानी फंक्शन एक जैसे हो गए, लगभग एक जैसे दिखने लगे। लेकिन जो रियलिटी देखी गई, तो जो इनके पूर्वज के जो कैरेक्टर थे उसमें प्लेसेंटा के द्वारा डेवलप हो रहे थे बच्चे, और यहाँ पर मार्सुपियम पाउच में हो रहे थे। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक तरफ फोटो बना के दे देगा डायग्राम मोल का, एक मार्सुपियल मोल का, और ऐसे पूछ सकता है आपस में इनके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, तो अडेप्टिव रेडिएशन, कि ऑस्ट्रेलिया में जो अलग अलग टाइप के मार्सुपियल मिलते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, तो अडेप्टिव रेडिएशन का। और आपस में ये पूछ सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या शो करेंगे,
ये और ये आपस में क्या शो करेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे। तो ध्यान रखना, एनालॉजी यानी कि अलग अलग तो क्या है, स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये फंक्शन जब एक हो जाते हैं एक ही इन्वायरमेंट में रहने के कारण, वो होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें क्या, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब कि स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं। जबकि अडेप्टिव रेडिएशन में क्या देखते हैं हम, होमोलॉजी, यानी कि स्ट्रक्चर कॉमन, वो तो सेम है, इनके स्ट्रक्चर कॉमन है, जैसे प्लेसेंटा है, यहाँ पर मार्सुपियम पाउच सेम है, लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण उनके फंक्शन, उनके दिखने में अलग अलग जाते हैं, लेकिन कॉमन, जब अंदर डीपली हम जाते हैं तो उनके नॉर्मल स्ट्रक्चर कॉमन दिखाई दे जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं होमोलॉजी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करती है और एनालॉजी कन्वर्जेंट को शो करती है। कन्वर्ज हो गए, एक ही इन्वायरमेंट में रह के मिल गए। ये था अडेप्टिव रेडिएशन। यहाँ पर हमने पढ़े 2 एग्जाम्पल, फिंचेस का और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से। यहाँ पर अगर कोई भी डाउट आया, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स के और बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।